नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। एक बहुत ही जरूरी खुलासा आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये रिलेटेड है जो उड़ीसा में जो कुछ हुआ। ये कोई यकीन नहीं कर सकता है ये आखिर ये कैसे हुआ। अब देखिए, वहां पे 24 साल से नवीन पटनायक सीएम थे और उनकी जो पार्टी है बीजेडी कंटिन्यूअस राज कर रही थी। अब उसके पहले उनके पिताजी बीजू पटनायक, वो सबसे बड़े नेता थे उड़ीसा के। तो ये अचानक से ऐसे कैसे हार हो गई, जब वहां पर भाजपा का कुछ प्रेजेंस नहीं था उड़ीसा में, और दूसरी पार्टियों का भी वजूद ज्यादा कुछ खास नहीं था। लेकिन एकदम से देखिए तो लोकसभा और जो विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ हुए वहां पे, और दोनों में एकदम साफ हो गए बीजू पटनायक। ये मतलब कि गले के नीचे नहीं उतरता है। आखिर ये ऐसा कैसे हुआ? इसमें देखिए जो क्या क्या मुद्दे हैं और उससे क्या बेनिफिट या लॉस होगा, तो इस पे आप मतलब डिस्कस कर सकते हैं। तो अब देखिए, भाजपा की तरफ से सबसे बड़ा जो उन्होंने उठाया अपना, उनको फायदा भी मिला होगा कि उड़ीसा में एक ये आदिवासी सीएम बनाएंगे। तो उड़ीसा में करीब 23-24% आदिवासी है। तो एक बड़ा मुद्दा आदिवासियों के लिए हो गया, तो उस पे आदिवासी वोट देंगे। और ये देखिए, ऐसा जो सेम चीज भाजपा ने छत्तीसगढ़ में भी किया था। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे अभी 4-5 महीने पहले, नवंबर में होता है, 6-7 महीने पहले। तो यहाँ पर कहा था कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम होगा। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर करीब 30% के ऊपर आदिवासी है। पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी जो देखा जाए तो उसमें एक राज्य छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे नतीजे उसी हिसाब से हुए कि जितने भी जो आदिवासी इलाके थे पूरे जो है वो भाजपा जीत गई। तो आदिवासी इलाके जो छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ छत्तीसगढ़ और साउथ छत्तीसगढ़, तो पूरे वो जीत गए और कांग्रेस बाहर हो गई। तो ये विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ का था। अब उड़ीसा में देखिए, तो उड़ीसा में क्या है कि जो बीजेडी है, तो इसका प्रेजेंस तो अच्छा खासा हर जगह है और आदिवासियों में भी है। और नवीन पटनायक ने काफी कुछ काम भी किया हुआ है, और किसानों के लिए भी अच्छा उनके पास में स्कीम है, और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है स्कीम, जो जमीन पर चलता भी है। सिर्फ स्कीम ही नहीं है, वो जमीन पर सक्सेस है। और यही वजह है कि इतने साल से वो राज कर रहे थे। अब अचानक से भाजपा आ गई, तो ठीक है, मान लिया कि वो जो आदिवासी वोट है वो भाजपा को मिले होंगे, और आजकल भाजपा जहां भी जीत रही है आदिवासी वोट के जरिए जीत रही है। लेकिन कुछ और भी फैक्टर है। एक फैक्टर क्या है कि ठीक है कि राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, तो वो आदिवासी हैं, तो उनके नाम पे भी बनाती है भाजपा। लेकिन अपमान भी तो कितना करती है। अब कहीं पे भी जो इनॉग्रेशन होता है तो द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाते हैं, संसद के इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में भी द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, क्योंकि ये तो जो आरएसएस भाजपा है तो आदिवासियों को हिंदू मानते ही नहीं, उनको तो अछूत मानते हैं। तो इसीलिए कोई राष्ट्रपति भी हो जाए तो उसको वो तो मतलब छूने नहीं देंगे, उसको पहुंचने नहीं देंगे। तो ये है, तो ये आदिवासियों को समझ में भी आता होगा। दूसरा चीज, उससे बड़ा फैक्टर अभी हेमंत सोरेन, झारखंड बाजू में ही है, और हेमंत सोरेन को पिछले 6 महीने से जेल में डाल के रखा हुआ। तो हेमंत सोरेन जो है आदिवासियों के सबसे बड़े नेता है और सीएम थे झारखंड के। तो झारखंड में आपने देखा होगा कि आदिवासी इलाकों में भाजपा हारी है, आदिवासी इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है। तो उसका असर थोड़ा उड़ीसा में तो जाएगा ना, क्योंकि पड़ोसी राज्य है। तो ये एक फैक्टर है कि जो भाजपा के खिलाफ जाता है, क्योंकि जनता जानती है कि हेमंत सोरेन को जबरन मोदी सरकार ने ईडी के द्वारा फंसाया है और जेल में डाल के रखा है।
तो ये निगेटिव फैक्टर हो गया। तो आदिवासी जो वोट होंगे तो वो एकदम एक तरफा एक मुश्त जो है वो भाजपा के पास में नहीं जाएंगे, उसमें भी डिवीजन हो। तो डिवीजन में ये हेमंत सोरेन का जो मुद्दा है तो ये एक बड़ा फैक्टर। अब दूसरे जो जातियां हैं और दूसरे मतलब ओबीसी या शेड्यूल कास्ट वोट्स, तो शेड्यूल कास्ट वोट्स में वो वोट्स जो है इस बार कांग्रेस को गए। पूरे देश में ये पैटर्न दिखता है। तो क्योंकि संविधान और आरक्षण की बात हो रही थी कि भाजपा 400 पार बोल रही है, तो इसका मतलब है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से समझी और पूरे देश में शेड्यूल कास्ट वाले कांग्रेस को वोट दिए। तो उड़ीसा में भी यही हुआ, इसीलिए इस बार 14 एमएलए जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जीते कांग्रेस ने। और बाकी जो देखा जाए तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें तो भाजपा 20 सीटें जीत गई। तो ये समझ के बाहर है। तो ये क्या हो सकता है इसमें? तो कुछ ना कुछ तो धांधली हुई। और क्या धांधली हो सकती है? तो एक चीज समझ में आती है कि नवीन पटनायक के खिलाफ कुछ तो कुछ मतलब कि उनकी कोई कमजोर नस भाजपा के पास में पहुंच गई और उसको उन्होंने दबा दिया। तो नवीन पटनायक कुछ बोल नहीं पाए और ये अपना गेम खेल दिए भाजपा वाले। तो अंदर अंदर में कुछ सेटिंग हुई और नवीन पटनायक उसको रोक नहीं पाए। यही चीज सामने दिखती है, क्योंकि बाकी जो फैक्टर देख लें तो उसमें एकदम से ऐसा भाजपा स्वीप कर जाए तो ये हो ही नहीं सकता है किसी भी तरीके से। आप कैसे भी सोच लें। तो ये ईवीएम का खेल और काउंटिंग में धांधली का खेल, ये सब कुछ चीजें हैं। अब कांग्रेस जो है तो वो भी उतनी मजबूत नहीं है, तो इसपे जो भी धांधली हुआ होगा तो उसमें कांग्रेस की पकड़ उतनी नहीं होगी। तो उसके जो कार्यकर्ता हैं और उसके नेता हैं कांग्रेस के, तो वो वहां तक नहीं पहुंच सके कि ये कुछ धांधली हुआ उसको पकड़ सके, रोक सके। और ये नवीन पटनायक और उनकी पार्टी को पूरा पता रहा होगा, लेकिन वो असहाय रहे होंगे क्योंकि उनको समझ लीजिए कि हाथ बांध दिया गया। उनको उनकी कमजोर नस पकड़ के उनको चुप करा दिया गया और खेल लिए भाजपा वाले। यही एक चीज समझ में आती है, इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि आदिवासी सीएम का जरूर बोला होगा तो उससे वोट जाएंगे, लेकिन वोट बड़े होंगे हेमंत सोरेन के नाम से, क्योंकि हेमंत सोरेन आदिवासी नेता है, सबसे बड़े नेता, पड़ोस में ही है, तो उसका असर बिल्कुल जाएगा। तो वोट बढ़ेंगे। और जो और भी मुद्दे हैं, तो अब जैसे कि शेड्यूल कास्ट के जो वोट्स हैं तो वो कांग्रेस की तरफ गए और जो बाकी जो वोट्स हैं तो वो ऐसे मतलब बीजेडी, बीजेपी, कांग्रेस ऐसे बटे होंगे। एक मुश्त एक तरफा वोट भाजपा में जा ही नहीं सकते। और इसीलिए अगर भाजपा कोई सीटें जीतती तो वो माना जा सकता था, लेकिन क्लीन स्वीप कर जाएगी संसद जो लोकसभा का चुनाव था और विधानसभा का, तो ये बिल्कुल मतलब उम्मीद से बाहर लगता है। ये बिल्कुल लगता है कि कुछ ना कुछ धांधली के द्वारा ही हुआ है। जो उड़ीसा में भाजपा का जो पोजीशन है तो वो भी आप समझ लीजिए क्या पोजीशन है, कितनी बुरी हालत है। मोदी जी सिर्फ 2 रैली किए उड़ीसा में, एक ढेन कनाल और दूसरा कटक, और वहां पर क्या हालात थे कि मोदी जी वहां पे रैली करने गए, एक भी आदमी नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी। और मोदी जी फिर क्या करेंगे, टाइम पास करना है तो इंटरव्यू दिए थे एबीपी न्यूज की एक छोटी सी एंकर है उसको दिया। तो वहां पर कोई मोदी लहर नहीं, कुछ नहीं, भाजपा का कुछ पर्यंत नहीं उड़ीसा में, बिल्कुल नहीं है।
और तब भी भाजपा ऐसे कैसे जीत गई। तो ये सही में जो उड़ीसा में हुआ है तो बहुत भारी गड़बड़ हुआ है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है।